चैनल नितिन क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं। तो आज हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि यूरोप में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो दोस्तों, ये दो देश हैं जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1848 में क्या होता है? 1848 में यूरोप में जो राजतंत्र है, 1848 में जो यूरोप में राजतंत्र है, वहाँ राष्ट्रवाद और क्रांति से अलगाव होने लगता है। राष्ट्रवाद के नाम पर क्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इटली और जर्मन जैसी राष्ट्र राज्य बनकर सामने आते हैं। तो यहाँ पर जब क्रांति हुई तो रूढ़िवादी जो शासक थे, जो 1815 की वियना संधि के बाद सत्ता में वापस आए थे, उन्होंने उसे दबाने की कोशिश करी, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ। 1861 में इटली एकत्रित हुआ। 1861 में इटली एकत्रित हुआ और इमैनुअल द्वितीय को यहाँ का राजा घोषित किया गया। ऐसा ही कुछ हुआ जर्मनी के साथ। 1848 में यह भी क्रांति हुई, पर उसे रूढ़िवादियों ने दबा दिया, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रही और 1871 में प्रिसा के राजा 1871 में प्रिसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का शासक घोषित किया गया। तो देखते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप एक तरफ लिखेंगे जर्मनी और दूसरी तरफ इटली, और बीच में एक लाइन करके आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जिसने जर्मनी और इटली को एकत्रित किया, तो पहला पॉइंट है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। जो राष्ट्रवादी जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने जो नेपोलियन ने जो 39 जर्मन राज्यों का संघ बनाया था, उसे जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश की, परंतु वहाँ के रूढ़िवादी शासकों ने उन्हें दबा दिया, उनकी इस पहल को दबा दिया। प्रिसा ने राष्ट्रीयकरण के आंदोलन को संभाला और उसका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रिसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रिसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में एक समारोह में प्रिसा के राजा विलियम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया और नए जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रिसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बन गई। तो 7वां पॉइंट आपका है नए। ये 7वां पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे। काफ़ी जोर दिया।
ये इटली है। इटली ये 7 राज्यों में बटा हुआ है, जिसमें ये दक्षिणी इटली में जो सिसिली राज्य हैं यहाँ पर स्पेन के पूर्व राजाओं का अधिकार था। मध्य इटली पर, ये जो मध्य इटली है यहाँ पोप का शासन चलता था। और ये जो उत्तरी इटली है यहाँ ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग या ऑस्ट्रिया का शासक था। तो जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली के अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग राज्य में बिखरा हुआ था। 1830 के दशक में एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। किसने कोशिश की? ज्यूसेppe मैत्सिनी ने 1830 में एक इतालवी गणराज्य को एकीकृत करने के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए एक यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी बनाया। 1830 और 1848 की क्रांति के असफलता के बाद युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मतलब जो इस क्षेत्र के जो शासक थे सार्डिनिया पीडमोंट के, उनकी नज़रों में ये था कि अगर इटली एकत्रित हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आर्थिक फ़ायदा भी होगा और राजनीतिक संभावनाएं भी बढ़ेंगी, हम पूरे इटली पर एक साथ राज कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने मंत्री काबूर को इटली को एकीकृत करने की जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन का नेतृत्व किया, वह ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला है। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा में कई बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांसीसी सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूर का हाथ था, उस संधि के फलस्वरूप ही सार्डिनिया पीडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रिया के बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और यहाँ दूसरी तरफ सैनिकों के अलावा ज्यूसेppe गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, बनता है आपका बुक से कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। तो जो मैंने अभी लिखाया जर्मनी के बारे में, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में 5 पॉइंट लिख दें इन 7 पॉइंटों में से, और यहाँ पे जो मैंने बताए उन्हें इनके सामने पॉइंट बना के लिख दें। तो ये आपकी आज की वीडियो ख़त्म होती है और आने वाली वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।